उस वक्त वो कमरे में रेस्ट कर रही थी जब कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और पूछने पर मुलाजमा ने जो खबर दी उसे सुनते हुए वो धड़कते हुए दिल के साथ उठकर दरवाजे तक चली गई थी। वो हैरत से मुलाजमा को देख रही थी जैसे उसे सुनने में गलती हुई थी। बड़ी बीबी जी हुक्म दे रही हैं कि छोटे साहब आज शाम घर आ रहे हैं, लिहाजा उनके लिए अच्छा इंतजाम किया जाए। क्या क्या कह रही हो तुम शिराज? उसने मुलाजमा को देखते हुए दानिस्ता तौर पर बात को अधूरा छोड़ दिया और उसकी बात सुनते हुए मुलाजमा ने इस बात में सर हिला दिया। वो खुद बाहर आई और उसने शाइस्ता बेगम से पूछा, जबकि शाइस्ता बेगम ने मसरूफ से अंदाज में उससे बता दिया कि वाकई शिराज अंसारी आज शाम का खाना अपने घर से खाएगा। 1.5 साल के बाद वो उस शख्स से मिलने वाली थी। शादी के बाद वो चंद माह ही उसके पास रुका और वो महीने भी सिर्फ और सिर्फ शिराज की मगरूरी की नज़र हो गए थे। आज एक बार फिर वो उस दहलीज पर लौट कर आ रहा था, वरना उसने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। उसकी नज़रों में अजीब सा खौफ फैला हुआ था। शाइस्ता बेगम ने सर उठाकर एक बार फिर तफसीली तौर पर उसका जायज़ा लिया। वो आ रहा है और तुम्हें सबसे पहले खुद को रिलैक्स करना है। खाना तैयार करने के बाद अच्छा सा तैयार हो जाओ। जबकि वो दुख से अपनी खाला को देखती रही। ये बात भी उसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ थी कि जो शख्स उस मुल्क चला गया और वहाँ से यूं गुमनामी में वापस आ रहा था, बाकी सबको खबर थी, सिर्फ इससे ही कोई खबर ना थी। कितना खसारा होता है जब बीवी को इतनी बेखबर ना हो कि उसके शौहर ने कब आना है और कब जाना है। और ये बात उसके लिए बहुत दुख का बाइस बनी। फजूल में ड्रामेबाजियों से बेहतर है कि अमली काम पर तवज्जो दो। हरीम, तुम जानती हो कि मुझे रोने धोने वाली लड़कियों से कितनी चिढ़ है। बज़ाहिर तो उन्होंने बेहद नरमी से कहा, लेकिन मुलाजमा और देवरानी के सामने ये बात उसे काफ़ी अजीब लगी थी। उस वक्त वो जिस कंडीशन से गुजर रही थी सिर्फ वही जानती थी। या उसका दिल, क्या आप लोग उन्हें एयरपोर्ट से लेने जाएंगे? उसने एक बार फिर से सवाल कर लिया। नहीं, वो काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आ चुका है, घर अभी आ रहा है। वो बस जर्द चेहरा लिए वहाँ से चली गई। वो कुछ भी नहीं जानती थी कि शिराज अंसारी की ज़िंदगी में एक अधूरा सबब था। हरीम उनमें से थी जिसके बारे में शायद उसने सोचना ही छोड़ दिया था। उसने खाना शिराज की पसंद का ही बनवाया और उस दौरान वो मुसलसल उसके रवैये के बारे में सोचती रही थी। कमरे में आने के बाद उसने हल्का फुल्का खुद को तैयार कर लिया। आईने में खुद को देखते हुए वो खुद को काफ़ी मुज़हिका खेस लग रही थी। वो शख्स जिसके बारे में उसे ये उम्मीद भी ना थी कि वो उसे नज़र भर कर देखेगा भी या नहीं, और वो खुद को उसके लिए आरास्ता कर रही थी। दिल इतना मुरझा गया कि उसका दिल चाहता था कि वो उस कैद खाने से भाग कर अपने घर वापस चली जाए, लेकिन हकीकत में ये भी एक इम्तिहान ही था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। शिराज घर आया तो कमरे में नहीं आया था, बाहर उन लोगों के दरमियान ही बैठा रहा। इस बार भी मुलाजमा के कहने पर वो बाहर निकल आई। सीढ़ियों से उतरते हुए उस शख्स ने नज़रें उठाकर उसे देखा। सिर्फ एक पल की नज़र में भी वो मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा ले चुका था। फिरोजी रंग के कुर्ते में खूबसूरती से दुपट्टा सजाए उसने हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। इस वजह ने उसे काफ़ी मासूम और दिलकश बना दिया था। आज पूरे 1.5 साल के बाद वो उसके सामने थी, जिसे वो मुकम्मल फरामोश कर चुका था। दिल में कोई भी हलचल ना हुई और दूसरे ही पल वो दूसरों की जानिब मुतवज्जो हो गया। उसने करीब आते हुए सलाम किया और हाल अहवाल जानने की कोशिश की, जबकि शिराज ने उसके सलाम का जवाब देते हुए बगैर उसकी तरफ देखे शाइस्ता बेगम से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। खाना खाने के दौरान ही वो वक्तन फ़वक्तन उसे देखता रहा, लेकिन हरीम को वहाँ बैठना काफ़ी दुश्वार लग रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। शादी की वो रात का मंजर उसकी आंखों के सामने से हटा ही नहीं था। जिस रात वो दुल्हन बनी उसकी सेज में उसकी मुंतज़िर थे। सिर्फ 23 साल लड़की देखने में इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी अपना ईमान डगमगा देता, लेकिन मुकाबिल शिराज अंसारी था जिसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। कमरे में आते ही वो उसे अजीब व गरीब नज़रों से घूरता रहा। काफ़ी देर उसे देखने के बाद वो आगे बढ़ते हुए बेड पर उसके करीब ही लेट गया था। कैसा लगता है किसी शख्स के अरमानों का जनाजा निकाल कर सच संवर कर उस पर बैठना और माता मनाना? उसने इतनी जहरीली लहजे में कहा कि हरीम ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा और शिराज ने सख्ती से उसका बाजू दबोचते हुए उसे धक्का देकर बेड से उतार दिया। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मेरे मुकाबिल बैठो, नीचे उतरो और हटाओ ये सब कुछ, उलझन हो रही है मुझे। उसकी आंखें बेवजह ही पानियों से भरने लगी। वो शख्स उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहा था, उसने खुद को संभालते हुए पलट कर उसे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो क्या सर पर बिठा लूं तुम्हें? वो इतनी शिद्दत से धाड़ा था कि वो कप कपा कर रह गई, और तभी वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आया और उसे दीवार से पिनअप कर दिया। उसने नरमी से झुककर उसके चेहरे को देखा और अगले ही पल सख्ती से उसकी गर्दन को दबोचते हुए उसका चेहरा बिल्कुल अपने सामने कर लिया था। मैं ये नहीं समझता कि आज इस स्टेज पर बैठी हुई लड़की कौन है। मेरे लिए अगर कोई मतलब रखता था तो वो गुजर गया। मेरे सामने सोले में आने वाली हर लड़की से नफरत है मुझे। जाओ यहाँ से। उसने घुमाते हुए उसे धकेल दिया और वो फर्श पर गिर गई। न जाने कितनी ही पिनें उसके नाजुक से जिस्म में चुभन पैदा कर चुकी थी। वो सिसकारी भरते हुए उसे देखने लगी, जिसने सिगरेट सुलगाने के बाद खुद को घसीटते हुए टेरेस पर लाकर खड़ा कर दिया।
اور وہ رات اتنی نفرت زدہ تھی کہ وہ بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں صرف ایک ناپسندیدہ وجود ہے۔ اس کی سانس نے صبح ہوتے ہی معاملے کو سنبھال لیا اور اسے بتایا تھا کہ وہ حریم کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نکاح شیراز کی مرکزی کے خلاف ہوا ہے۔ وہ تمہیں قبول کر لے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کے قریب رہنا ہوگا۔ اس کے دل اور دماغ پر چھائے ہوئے ہر نام کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ حقیقت دل دہلا دینے والی تھی کہ اس کی زندگی میں حریم المہدی سے پہلے ایک لڑکی اتنی حیثیت رکھتی تھی کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی کو بھی لانے سے خوفزدہ تھا۔ وہ شخص دیوانگی میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اسے کوئی بھی پرواہ نہ تھی کہ کوئی اس کے قریب آتا یا پھر اس کی قربت کے لیے مر جاتا۔ وہ حقیقت میں نفسیاتی مریض ہو چکا تھا، اس قدر نفسیاتی کہ وہ بے بنیاد ہی اسے سزائیں دینے پر اتر آتا۔ یہ دن ان کی شادی کو تیسرا دن تھا اور اس رات بھی وہ معمول کے مطابق رات 12 بجے کے قریب کمرے میں آیا اور اس سے سوتا ہوا دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹوں کو سنوارنے لگا۔ حریم نے نرمی سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں خماری تھی، چہرے پر ہلکی سی سرخی چھائی تھی اور اس کے لب اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت ہو تناوش، اتنی خوبصورت کہ تم میرے دل اور دماغ پر اثر کر چکی ہو، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو گئی۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، اور میں تمہیں اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا تناوش۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دھاڑا تھا جبکہ حریم خوف سے چیخ رہی تھی۔ شیراز پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں، میں ہوں حریم۔ اس نے نرمی سے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی جب اس نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے منسلک ہر چیز سے اور تناوش سے بھی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے پہلی بار شیراز انصاری کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس جیسا سنجیدہ شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص کسی لڑکی کے دکھ میں بری طرح سے رو رہا تھا اور وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ کافی دیر اسے روتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس نے آج تک اپنے دل کے کورے کاغذ پر صرف بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی کہ شیراز کے بغیر اس کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھا کسی اور لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ وہ خود بھی رو پڑی اور اس نے شیراز کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ وہ سب کچھ مت کریں جو آپ کے ساتھ دہرایا جا چکا ہے۔ وہ اس کہانی سے انجان تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ شیراز کی زندگی میں کوئی اور ہے تو شاید وہ اس کے راستے میں کبھی نہ آتی، لیکن اس کے ماں بھائیوں نے اچھا لڑکا دیکھ کر بھی بنا کوئی تحقیق کیے اس کی شادی کر دی، اور وہ بھی اس شادی سے بے پناہ خوش تھی۔ شیراز اپنی زندگی میں ہونے والے ہر ہنگامے کا ذمہ دار اسے ٹھہراتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماضی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے ان سب ہولناکیوں کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے جو اپنی معصومیت کی وجہ سے اس کی زندگی میں مداخلت کا سبب بنی، جبکہ وہ خود بے جرم اور بے قصور لڑکی اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میکے کے دروازے اس پر بند تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے اپنی زندگی جینا شروع کر دی۔ وہ پیچھے جا کر بوڑھی ماں کا دل نہیں دکھا سکتی تھی، اور ویسے بھی شائستہ اس کی سگی خالہ تھی اور وہ اسے کبھی بھی ایک قدم نہیں اٹھانے دے سکتی تھی، بلکہ ہمیشہ ہی اسے گائیڈ کرتے ہوئے کہتی کہ وہ اپنے شوہر کے قریب جا کر اسے لبھانے کی کوشش کرے۔ وہ مرد ہے، اس کی نوخیز جوانی پر جب اثر پڑے گا تو ضرور تمہاری طرف پلٹے گا، اور اس نے 3 مہینے اسی امید میں ضائع کر دیے۔ وہ ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن اس نے شیراز سے بری طرح مار نہ کھائی ہو، ایسی کوئی رات نہ تھی جب وہ بے خوف ہو کر سو چکی ہو۔ شیراز جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہ تھا، اور پھر اس روز اس نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان سے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے بیرون ملک، کبھی بھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے شیراز کی منت سماجت کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ اس کی زندگی کو برباد مت کرے۔ وہ شیراز سے طلاق نہیں لینا چاہتی، ورنہ شیراز تو اس کے نام کو اپنے نام سے رد کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شائستہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا، سو وہ طلاق دینے سے تو باز رہا، لیکن اس رات اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، میں اگر لوٹ کر آ بھی گیا تو کبھی تمہارے لیے لوٹ کر نہیں آؤں گا، یاد رکھنا۔ اور ہمیشہ کے لیے وہ چلا گیا بغیر کسی بھی امید کا دامن اسے تھمائے۔ وہ اپنی زندگی کے راستوں کو اس سے جدا کر چکا تھا۔ اس شام اس نے اپنا سامان پیک کر لیا، اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ گھر سے جانے لگی تھی جب شائستہ بیگم نے اسے روک لیا۔ یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، جب تک تم اس کے نکاح میں ہو واپس جاؤ گی تو کس کے پاس رہو گی؟ کون ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ تمہارے بھائی جو تمہیں دوبارہ اپنی دہلیز پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تمہاری بھابیاں جو تم سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہیں، یا بوڑھی ماں جو خود ان سب لوگوں کے محتاج ہے؟ اور وہ سسکتی رہی۔ خالہ جان، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اس نے شائستہ بیگم سے کہا، اور شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں اور شیراز سب سے چھوٹا ہے۔ میرے گھر میں تمہارے علاوہ بھی بہویں ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں۔ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، تمہارے مقدر میں خرابی تھی، اپنے مقدر کو ایک موقع دو اور یہی رکو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اپنی خالہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ رک گئی۔
शिराज ने वहां जाकर 3 माह के बाद इतला दी कि वो ठीक ठाक है और वो अपनी माँ से अक्सर बातचीत कर लिया करता है। उसके अलावा उसका घर में किसी से कोई राब्ता नहीं था और जब कभी शाइस्ता बेगम ने चाहा कि वो उसके साथ राब्ता कायम करे तब शिराज ने सख्ती से उसे मना कर दिया। वो उसकी शक्ल, उसका नाम, उसके वजूद और उसके साथ बनाए हुए ताल्लुक, हर चीज़ से नफरत करता था और हरीम कभी नहीं समझ पाई कि उसे बेबुनियाद इस नफरत की वजह क्या है। आज वो गैर मुतवक्के तौर पर लौटा था तो उसका दिल बोल रहा था कि न जाने अब उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। हो सकता है कि जिस नाम को वो बुनियाद बनाकर यहाँ मौजूद है वो इस बुनियाद को ही ख़त्म कर दे। खाना खाने के बाद वो सब कुछ समेटते हुए अपने कमरे में चली गई और जिस वक्त वो अपने कमरे में गई थी शाइस्ता बेगम ने एक बार फिर उसे बुलाकर समझा दिया था। वो बस सर झुकाए उनकी बात को सुनती रही और फिर उठकर कमरे में चली गई। शिराज पहले से वहीं मौजूद था। वो बेड पर बैठा लैपटॉप खोले शायद किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बिखरी हुई खूबसूरत मुस्कुराहट को हरीम काफ़ी देर देखती रही। उसकी आंखों की चमक ही बता रही थी कि वो किस कदर खुश और मुतमिन नजर आ रहा है। वो नरमी से चलते हुए उसके करीब चली गई और उसने लैपटॉप बंद कर दिया और फिर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हरीम का दिल कपकपा कर रह गया। न जाने आज उसके लिए क्या फैसला सुनाया जाता। और फिर उसने हरीम का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया। उसका जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। उस वक्त उसके चेहरे पर बिखरे हुए सोचों के जाल को वो गौर से देख रही थी। शायद उसकी नज़रें हरीम पर थी लेकिन दिमाग किसी और ही मुश्किल में डूबा हुआ था। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसे इग्नोर करो और मुझे माफ़ कर दो। हम आज से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। हरीम को तो यकीन ही नहीं आया कि सामने बैठा शख्स उससे माफ़ी तलब कर रहा था। वो काफ़ी देर उसे चमकती हुई नज़रों से देखती रही जबकि शिराज उसके सामने सर झुकाए बैठा था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत रवैया अपनाया तुम्हारे साथ और तुम्हें अपनी मारपीट का निशाना बनाया। तुम्हें मैं अपने साथ दुबई लेकर नहीं गया लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए मुखलिस हूँ और तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो? मोहब्बत कहीं नहीं थी, बस जैसे वो बातों का जाल बुनते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने शिराज के चेहरे पर गायब होती हुई उस खूबसूरत मुस्कुराहट को देखा लेकिन फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करते हुए इतला कर और उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए उसने हल्की सी सरगोशी की। मैंने ये सब कुछ सुनने और आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने 1.5 साल आपका इंतजार किया इस उम्मीद के साथ कि आप मुझजाती तौर पर वापस आकर मुझे अपना लेंगे। उसने शिराज के हाथ को थामने की कोशिश की और शिराज ने उसे सीधा करते हुए अपने सामने बिठा लिया। मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं रखना चाहता, तुम्हें तुम्हारा हक देकर दस्तबरदार होना चाहता हूँ। और वो उलझन ज़्यादा रह गई। मैंने आपसे कोई हक तलब नहीं किया, ना ही अब और ना ही फिर कभी करूँगी। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। जबकि उसके चेहरे के रंग में एक वाज़ेह बदलाव था। उसने सख्ती से उसके चेहरे को दबोच लिया। चंद मिनट्स की नरमी गायब हो चुकी थी। मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करते हुए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना हक देना चाहता हूँ और तुम कह रही हो कि मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम्हारी ज़रूरतें कोई और पूरी करता रहा है मेरी गैर मौजूदगी में? उसने एक बार फिर वही रवैया अपना लिया। शिराज छोड़ी, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो शख्स कभी नहीं बदल सकता था। 1.5 साल तुमने मेरे बगैर गुजारे। मेरे निकाह में होते हुए रात दिन तड़पती तो रही होगी। न जाने तुम्हारी रातें कैसी गुजरी होंगी और न जाने तुमने मेरे बारे में क्या सोच रखा होगा। तो चलो आओ, आज मैं तुम्हारी सारी सोचों को करार बख्शता हूँ। तुम्हारी सारी तड़प पुरसकून की एक मोहर सब्त करते हुए तुम्हें वो सब कुछ दे देता हूँ जिसकी तुम तलब रखती हो, जिसका तुमने एक तवील इंतजार किया है। उसने उसके कमरे में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। उस वक्त उसकी गर्दन पर झुकते हुए वो शिद्दत से अपने लम्स छोड़ रहा था जैसे पागलपन पर उतर आया हो और उसके बाजू को सख्ती से मोड़ते हुए उसने उसके बाजू उसकी पुष्ट पर टिका दिए। मुझे हर हाल में तुमसे हक चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मेरे बगैर रही हो, इतना तो हक बनता है मेरा। वो सरगोशियां कर रहा था और हरीम के अंदर घुटन बढ़ गई कि उसने खींचते हुए उससे खुद से दूर कर दिया। इतनी जोर से धकेला कि वो उस सब के लिए तैयार ना था। सो लड़खड़ाते हुए वो दूर हो गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे धकेलो। उसने बालों से पकड़कर उसे अपने करीब किया और वो घुर्राया था। निकल जाओ इस कमरे से और दोबारा इस कमरे में उस वक्त आना जब खुद मेरी कुर्बत की चाह रखती होगी। अब तुम इस वक्त के लिए मेरे करीब आओगी जब तुम्हारी तड़प हद से गुजर चुकी होगी, जब तुम मेरी मिन्नत करोगी कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। सहर उगलते हुए उसने घसीट कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे का दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया और वो खौफ से थरा कर रह गई। घर में और भी बहुत से लोग थे, न जाने सब उसके बारे में क्या सोचते। उससे यही खौफ खाए जा रहा था और तभी उसने अपने कमरे से निकलती हुई शाइस्ता बेगम को देखा जिसने अजीब नज़रों से अपनी बहू को देखा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने रोते हुए सर उठाया। उठो, मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने सहारा देकर उसे खड़ा किया और फिर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों के रोज़ रोज़ के हंगामों से। अगर तुम उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो फिर फरार हासिल कर लो। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बेटे चाहे जितनी भी कसूरवार हों, लेकिन सास के लिए वो उनका बेटा ही होता है। वो कभी भी उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकती। सास सास होती है, चाहे फिर वो मोमानी हो, खाला हो या फिर ताई।
لیکن جب سانس کا ٹیگ ساتھ لگ جاتا ہے تو اسے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ صرف کل رات کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اب میرے کمرے میں سو جاؤ، اور کل رات اگر تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو پرسوں صبح تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے روانہ کر دیا جائے گا۔ میں ہر روز تمہیں سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی میرے خیال میں اب بس کر دینی چاہیے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ کافی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بنانے والے نے اسے حد سے زیادہ خوبصورت بنانے کے بعد اس کے مقدر میں عجیب ہی دکھ لکھ دیے تھے۔ آج رات اس کے پاس فیصلے کی رات تھی۔ اسے اپنی عزت نفس کو رونتے ہوئے اس شخص کے قدموں میں بکھرنا تھا، یا طلاق نامہ لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے جانا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اور ایک اذیت بھری نیند اس کی منتظر تھی، جس نے پرسکون کرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ فلیٹ کے اس کمرے میں بیڈ پر دراز وجود دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی دلکشی سے مسحور ہو رہا تھا۔ وہ ریڈ گاؤن میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ شیراز کافی دیر اس کے حسن خد و خال میں الجھا رہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا، اور مقابل نے نخرہ دکھاتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر رکھا اور پھر سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم مجھے خوشخبری نہیں سناؤ گے۔ اور شیراز کا چہرہ الجھ گیا۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، اسے برداشت کرنا ہے تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اور یہ اقرار ہی اتنا دلکش تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اترا کر اپنی زلفوں کو اس کی آغوش میں بکھیر دیا۔ میں تمہیں کسی اور کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میری مجبوری کو سمجھو۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں کے قریب آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ وہ اس وقت تناوس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تناوس وہی لڑکی جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ تناوس ہی اس کا ماضی تھی جو اب حال کی صورت میں ایک بار پھر اس کے سامنے آیا اور اسے بری طرح روند کر ایک بار پھر اپنے قدموں میں نچھاور کر چکا تھا۔ میں مزید انتظار نہیں کروں گی، مجھے اسی میں خوشخبری چاہیے، پلیز۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، اور وہ اس کی اسی ادا پر دل و جان سے نچھاور ہوا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ تم جانتی ہو کہ شیراز انصاری تمہارے لیے جان پر بھی کھیل سکتا ہے، یہ تو بس ایک چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قیامت خیز راز اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ وہ جس راہ پر چلنے والا ہے، اور وہ راہ اسے تذلیل کا نشانہ بنا دے گی، اور جس خواہش کا بھرم رکھتے ہوئے وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کی آہیں عرش کو ہلا کر اسے فرش کی گہرائیوں میں اتار دیں گی۔ اگلی رات اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ شیراز نے جس قدر محبت سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمیٹا تھا، حریم تو بس اس کے انداز اور اعتبار کو دیکھتی رہی۔ مجھے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے کبھی کبھی غصے کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن تم مجھے ہینڈل کر سکتے ہو۔ میں وہاں جتنا عرصہ رہا تمہاری یادوں میں کھویا رہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تم پر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، لیکن صرف تمہارا ہوں۔ شیراز نے اقرار کیا تھا، اتنا حسین اقرار کہ حریم اس کے بازو میں بکھرتی چلی گئی۔ آپ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، شاید آپ کے پاس لاکھوں سہارے ہوں۔ اور شیراز نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ صرف تمہارے علاوہ کوئی نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی چاہیے۔ وہ شخص چھوٹ کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے سمیٹتے ہوئے اس کے لب گردن سے نیچے تک کا سفر طے کرتے گئے، اور پہلی بار حریم المہدی بری طرح اس کے بازوؤں میں ٹوٹ کر بکھری۔ کمرے میں ایک خمار آلود سی خاموشی چھا گئی، جیسے ہر چیز ان کے ملن پر سہمی ہوئی ہو۔ وہ شخص آج اس سے میسر تھا، اور وہ رات اس کے لیے بہت خاص تھی۔ آخر وہ اسے مل گیا، آخر اس کی ریاضت کام آ گئی اور اس کی محنت پر پانی نہیں پھرا تھا۔ لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا جانے والا ہے، اس کھیل کے بعد وہ کبھی بھی دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر پائے گی، وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ رات اتنی حسین تھی کہ اس کا اختتام بھی بے حد حسین تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اس کا سر شیراز کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ انہماک سے اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی، اور شیراز کی آنکھ کھلنے پر اس نے بکھلاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی، اور شیراز نے اسے کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ شخص اسے ہر طرف سے گھیر چکا تھا۔ وہ کسی کی محبت کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ حریم بچپن سے اسے بے حد پسند کرتی ہے، اور اب محبت اس کے دل میں کتنی اثر انگیز بن چکی تھی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس نے اسی محبت کو استعمال کیا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی، لیکن تب تک حریم کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ جانتے بھی ہو کہ یہ قیامت خیز رات میں نے کیسے گزاری ہے؟ وہ اس کی بےتابی پر مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے کہنے پر اور تمہارے لیے ہی ہوا ہے، یہ بھی جانتی ہو نا؟ جو بھی ہو، لیکن میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اور شیراز اس کی انہی باتوں پر تو فدا تھا۔ میں نے بھی تو تمہیں بانٹ کر دیکھا ہے، اب تم اسی درد سے متعارف ہو رہی ہو، تانا دے رہے ہو مجھے۔ تناوش نے نخرہ دکھایا۔ میری مجال جو تمہیں کچھ کہوں، محبت کی باتیں، حسین وعدے، حسین اقرار، اور نہ جانے کتنی بےتابیوں کو تذکرہ ہو رہا تھا، جبکہ وہ سارے زمانے سے انجان بنی اس کی قربت کے رنگ
चेहरे पर बखेरे उसकी पसंद का नाश्ता बनाने में महव थी। बाज़ औक़ात बीवियाँ कितनी अनजान बन जाया करती हैं। शौहर की मोहब्बत और कुछ मजबूरियाँ उन्हें इतना बेबस कर दिया करती हैं कि सिर्फ चंद पल की मोहब्बत को वो अपने लिए सारा जहां तसव्वुर कर लेती हैं। सिर्फ एक शख्स उनके लिए कुल कायनात का दर्जा रखता है, और वही कायनात जब उन्हें धोखा देने पर उतर आए तो फिर उनके दिल की जो हालत होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं होती। और तब आकर मुआशरा ये कहता है कि फलां औरत ने बगावत कर ली, हालांकि ये कोई नहीं देखता कि बगावत के पीछे किसका हाथ है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो मर्द मर्दानगी के दर्जे से उतर जाए फिर वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं रहते। तनाविश अफंदी एक ऐसा नाम था, एक ऐसी जहरीली जड़ थी जो शिराज अंसारी की बुनियादों में उतर चुकी थी। कॉलेज से ज़माने से ही वो उस पर पूरी तरह से आशिक था, और वजह थी उसका बेपनाह हुस्न। वो इतनी हसीन थी कि जो भी उसे देखता बुरी तरह उस पर दिल हार बैठता। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, और तनाविश के करीब होते होते कब वो उसे अपने दिल की धड़कनों में मुकीम कर चुका था उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। वो बुरी तरह दीवानगी पर उतरते हुए खुद को तनाविश का कर चुका था, और इस बात से सारा कॉलेज वाकिफ था कि वो तनाविश के लिए कितना पोजेसिव और पागल है। उसने जिस रोज़ तनाविश से इजहार किया वो दिन भी उसकी ज़िंदगी में बेहद कीमती था। उस रोज़ वो सारे कॉलेज के सामने उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तनाविश, इतनी कि तुम्हारे बगैर मुझे दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आता। इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स उसे हैरत से देखते रहे, और तनाविश ने झुकते हुए उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। उसे और क्या चाहिए था? एक शानदार मर्द उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, उसके पैरों में बिखरने के लिए तैयार खड़ा था। और तनाविश के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। उसे उसके ताया ने पाला था, और वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। ज़िद्दी, हठधर्म और मॉडर्न लड़की। तनाविश की उसकी ज़िंदगी में आना किसी हसीन झोंके की मान था। वो जिस इशारे पर उसे नचाती गई वो नाचता चला गया, और बिलाखिर तालीम मुकम्मल होने के बाद उसका और तनाविश का राब्ता बिल्कुल वैसा ही रहा। शाइस्ता बेगम को अंदाज़ा हो चुका था कि वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि वो निकाह कर ले, क्योंकि वो किसी भी हराम रिश्ते में जुड़ने का मशवरा नहीं दे सकती थी। और उसने तनाविश से बात की। तनाविश सिरे से ही मुकर गई। मैं अभी अपने घर वालों से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। तनाविश ने उससे कहा था कि वो कोई अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करे, फैमिली बिजनेस के अलावा उसका कोई अपना मुकाम हो ताकि उसके घर वाले मान जाएं, और वो इसी सिलसिले में रात दिन कोशिश करता रहा। उसने तनाविश के लिए हर एक से बिगाड़ ली थी, और शाइस्ता बेगम ने उसे इस सब से दूर रखने की कोशिश की। उसे एहसास दिलाया कि वो हरीम से शादी कर ले। हरीम उसकी खालाजाद थी और एक अरसे से उसकी मुंतज़िर बैठी थी, लेकिन उसने खड़े लफ्ज़ों में इनकार करते हुए कह दिया कि वो कभी भी तनाविश के अलावा किसी को नहीं अपनाएगा, क्योंकि तनाविश के अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। और वही हुआ जिस बात का शाइस्ता बेगम को डर था। उस रोज़ चुपके से तनाविश निकाह कर रही थी जब उसे अचानक खबर मिली, और वो हवास बागता होकर मुनव्वर फारूकी की हवेली की जानिब भागा। मुनव्वर फारूकी शहर का जाना माना नाम था। उसे मालूम था कि तनाविश के साथ ज़रूर कोई ज़्यादती की जा रही होगी, वरना यूं अचानक निकाह। उस रोज़ हिम्मत करते हुए वो मुनव्वर फारूकी के सामने जाकर खड़ा हो गया। तकरीब शुरू होने वाली थी और सीना ताने हुए उसके सामने वो खड़ा था। मेरे होते हुए तनाविश किसी और की नहीं हो सकती। मैं तनाविश को अपनाना चाहता हूँ। जबकि मुनव्वर फारूकी ने उसे गिरेबान से थाम लिया। तुम होते कौन हो मेरी भतीजी का नाम लेने वाले? मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। उस शख्स की दहशत ही पूरे इलाके पर छाई हुई थी। दुल्हन बनी तनाविश उसे हैरत से देख रही थी। मैं तनाविश से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपना कर रहूंगा। मेरे होते हुए तनाविश किसी और की हो जाए, ये नहीं हो सकता। उसके साथ ही वो तनाविश की जानिब बढ़ा और उसे बाजू से थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन सब के सामने जाकर खड़ी हो जाओ, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय मोहब्बत के। वो पागल हो चुका था। उस वक्त वो बिखरे बिखरे से हुलिये वाला शिराज अंसारी किसी को भी काबिल रहम लग सकता था। वहाँ मौजूद महफिल में आए मेहमान भी उस शख्स की बहादुरी पर हैरत ज़दा थे, जो बगैर अपनी जान की परवाह किए तनाविश का हाथ थामे हुए खड़ा था। वो मुनव्वर फारूकी की बहू बनने जा रही थी और उसका बेटा जफ़र भी उसके हमरा खड़ा था। उस वक्त सिर्फ बाप की इज्जत की वजह से वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, वरना अब तक वो उस शख्स को ज़मीन में काट चुका होता। और तनाविश ने खींचते हुए अपना हाथ उससे अलग कर लिया। तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए हो? उसका लहजा बेरुखी में डूबा हुआ था। उसने पलटते हुए तनाविश को देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी तो। तुम कैसे फरामोश कर सकती हो ये सब कुछ? उसकी जुबान बोलने से इनकारी थी और तनाविश का जोरदार थप्पड़ उसके गाल को निशान ज़दा कर गया। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा निकाह जफ़र फारूकी से हो रहा है। मेरे सिर्फ एक इशारे पर गार्ड्स तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां से तुम्हारे लिए आना भी मुमकिन नहीं होगा। उसने तनाविश का रूप पहली बार देखा था। वो हसीन चेहरा इतना भयानक हो सकता था, उसे अंदाजा ही ना था। उस रोज़ वो टूट गया। वो धाड़ता रहा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा, और मुनव्वर फारूकी ने गार्ड्स को इशारा करते हुए उसे हवेली से बाहर फेंकवा दिया। उससे बुरी तरह मारा गया था। चंद नामालूम अफराद ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ शाइस्ता बेगम के अलावा उसके भाइयों को खबर मिली और वो दौड़ते हुए अस्पताल चले गए।
वो कितने दिन ही ट्रॉमा में रहा और उसकी बेहतरी की कोई उम्मीद न थी। वो जब भी होश में आता भयानक अंदाज में चीखने लग जाता। वो सिर्फ इस बात से दिल बर्दाश्त हो चुका था कि वो झुठला दिया गया है, उसके साथ को मानने से इनकार कर दिया गया था। इतना बड़ा दुख, और वो भी मोहब्बत में। शिराज अंसारी धोखा देने वालों में से था, धोखा सहने वालों में से नहीं था। लेकिन मोहब्बत ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया कि उसकी ज़िंदगी ही मलियामेट होकर रह गई। उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी असियत थी जो भुलाई नहीं भूली जा सकती थी। तनाविश का निकाह हो चुका था और निकाह के साथ रुखसती भी, और ये एक बड़ा ज़हनी सदमा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तनाविश उसे धोखा देगी, लेकिन अब शाइस्ता बेगम को हर हाल में उसके जख्मों पर मरहम रखना था, और मरहम के लिए उन्होंने हरीम उल मेहदी का इस्तेमाल किया। वो ऐसी मासूम सी लड़की जो कम उम्र में ही उस शख्स के सपने सजाए बैठी थी, जिससे ये तक मालूम ना था कि वो किसी और का दीवाना हुआ फिरता है। जिस रोज़ शाइस्ता बेगम ने उसके घर जाकर रिश्ता मांगा, उस रोज़ उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। बिलाखिर वो शख्स उसे मिलने जा रहा था, लेकिन शायद ये सब कुछ उसके मुकद्दर में ना था। उसे वो शख्स दस्तयाब भी हुआ तो किन हालात में कि वो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर सकता था। उससे शदीद नफरत करता था, और शाइस्ता बेगम ने उसे जैसे तैसे राजी तो कर लिया, लेकिन उसके दिल से कभी भी बदगुमानी को निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। और जो सुलूक उसने हरीम के साथ किया, वो किसी भी लड़की के साथ अगर होता तो वो कब से ये ताल्लुक ख़त्म करके जा चुकी होती। लेकिन उसके पैरों में मोहब्बत और मजबूरियों ने एक भारी जंजीर डाल रखी थी, जिसे चाहकर भी वो नहीं तोड़ सकती थी। उस रोज़ तो वो सारे ताल्लुकात ख़त्म करके बैरून मुल्क चला गया, लेकिन एक अरसे के बाद जब एक बार फिर उसे तनाविश की कॉल मौसूल हुई तो वो दम बहुत रह गया। उसने कॉल काट दी थी। वो अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, और उस शाम वो फ्लैट में वापस आया तो उसे तनाविश का मैसेज मौसूल हुआ। बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर हासिल किया है, प्लीज़ मुझसे बात करो। उसने व्हाट्सएप क्लोज करते हुए मोबाइल खुद से दूर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि उसका दिल उसे इतना बेताब करे कि वो एक बार फिर माजी की राह पर चल निकले, जिससे वो नफरत करने लगा है। वो चाहने के बावजूद भी उसके नंबर को ब्लॉक नहीं कर पाया। वो 2 दिन तक मुसलसल ट्राई करती रही, जब बिलाखिर उसने कॉल अटेंड करते हुए कह दिया था कि अब दोबारा मेरी ज़िंदगी में क्या लेने आई हो? मेरे पास कुछ नहीं बचा जो तुम छीनना चाहते हो तनाविश। वो गुस्से से भभरा हुआ था। उसने तनाविश को कितनी ही गालियों से नवाज दिया, और तनाविश बदले में रोती रही। अगर तुम मेरी मजबूरियों को समझोगे तो तुम खुद ही मेरी बेबसी को जानने के काबिल बन जाओगे। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उस रोज़ मैंने ये कदम क्यों उठाया था। मेरे बाबा की सारी जायदाद मेरे ताया के पास है। अगर मैं उनके बेटे से निकाह ना करती तो वो मेरा हक खा जाते। और वो मजीद भड़क उठा। अगर उस रोज़ मेरा हाथ थाम लेती तो शायद मैं तुम्हें कभी भी भूखा नहीं मरने देता। मैं तुम्हें इतनी रकम और जायदाद दे देता कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होती। वो मेरा हक था जिसे मैं हर हाल में लेना चाहती थी, और जफर के साथ निकाह करना मेरी मजबूरी थी जिसे मैं बदल नहीं सकती थी। अगर उस रोज़ मैं लोगों को साथ ना देती तो शायद तुम मर जाता, लेकिन तुम्हारी बेवफाई का सदमा तो ना बर्दाश्त करना पड़ता। उसे एक बार फिर तनाविश ने उस चिकनी चुपड़ी कहानी से मुतारिफ करवा दिया, और उससे कह दिया था कि चंद दिनों के अंदर अंदर जफर हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सेटल हो रहा है, लेकिन वो वहाँ जाने का इरादा नहीं रखती। यही तय हुआ है कि वो यहीं रहेगी, और उसने सिर्फ शिराज के लिए ये फैसला लिया है जब तक कि एक बच्चा नहीं होगा, तब तक वो जफर से अलहदा होने के बावजूद अपनी जायदाद नहीं ले सकती। वो चाहती है कि मुजफ्फर से ना सिर्फ वो अपना बल्कि उसके हिस्से में से भी वो सब कुछ ले जो वो आज तक खाते रहे हैं। यानी वो एक बार फिर से उसे इस्तेमाल कर रही थी, और वो मोहरा बनता चला गया। एक बार फिर उसके और तनाविश के दरमियान फासले ख़त्म हो गए। रात दिन वो दोनों एक दूसरे से मुंसलिक रहने लगे। एक बार फिर वही मोहब्बत भरी बातों का आगाज़ हो गया, और जफर के बैरून मुल्क जाते ही वो पाकिस्तान वापस आ गया। उसने किसी को भी बताना ज़रूरी ना समझा था। तनाविश के लिए भी ये इंकिशाफ नया ना था कि वो हरीम नामी लड़की से शादी कर चुका है, लेकिन उसने कह दिया कि उसने आज तक उस लड़की से कोई भी ताल्लुक कायम नहीं किया और ना ही करेगा, बल्कि पाकिस्तान आने के बाद उसे छोड़ देगा। लेकिन तनाविश ने उसे मना कर दिया। वो फ्लैट में रहने लगा था, और उसने माँ को भी अपने आने के मुतल्लिक आगाह ना किया था। तनाविश से हर रोज़ ही वो मुलाकात कर लिया करता, जबकि तनाविश अपने फैसलों में आज़ाद थी। जफर ने उसे कभी भी ज़बरदस्ती खुद से जोड़ कर नहीं रखा था, बल्कि उसे आज़ादी दे रखी थी। और उस रोज़ उन्होंने लॉन्ग ड्राइव का इरादा किया। जफर को यहाँ से गए हुए तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले थे, और वो शिराज के साथ बेतहाशा खुश थी। उसके उसमें कोई फ़र्क नहीं आया था, और वो आज भी हद से ज़्यादा हसीन थी। वो आज भी मुस्कुराती तो शिराज के दिलों पर बिजलियाँ दौड़ जाती। उसने शिराज को बताया कि वो जफर के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। उस रोज़ वो बेहद खुश थी। गाड़ी में वो उसके साथ बैठी बात पर मुस्कुरा रही थी, जबकि वो उसके मुस्कुराते हुए हसीन चेहरे को देख कर ही मज़ीद उस पर दीवाना हुए जा रहा था। उन्होंने जो कुछ सोचा था, शायद मुकद्दर को वो सब कुछ मंजूर ना था। शायद किसी की आहें फर्श तक पहुँच चुकी थी। वो लड़की जो उसे हर रोज़ दुआओं में मांगती थी, शायद उसकी दुआएं अब असर दिखाने लगी थी। जब उस रात उन दोनों का शदीद तौर पर एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में पता चला कि तनाविश अर्ली प्रेगनेंसी से गुजर रही थी और उसका मिसकैरेज हो चुका है, और उसके साथ ही बुरी खबर ये थी कि वो कुछ पेचीदगी
और मसाइल की वजह से माँ नहीं बन सकती थी। उसने शिराज को अपने दुख भरी कहानी से आशना करवाते हुए कह दिया कि वो अब कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं होगा वो जफ़र से तलाक नहीं ले सकती। वो सिसकते हुए शिराज के सीने पर आकर सर रख कर रो रही थी। मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए। मैंने जफ़र को बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं हर हाल में बच्चा चाहती हूँ। हर जफ़र से अलहदगी भी। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ जो मैंने खो दिया है। और उस रात उन्होंने वो सबसे घटिया प्लान बनाया जिसमें उन्होंने हरीम को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। शिराज ने कह दिया था कि वो हरीम के साथ ताल्लुकात बनाने के बाद वो बच्चा लाकर तनाविश के हाथों पर रख देगा। उसे यकीन था कि उनका रचाया हुआ ये ड्रामा ज़रूर कामयाब होगा, और कुछ पेचीदगियों की वजह से अगर कहा जाए कि डिलीवरी 1 माह तक लेट हो गई है, तनाविश ने कहा था कि वो हर हाल में कोशिश करे कि उसी मंथ प्रेगनेंसी हो जाए, और शायद मुकद्दर भी उसके साथ ही था, जो उनकी गलत इरादों को मज़ीद तक़वियत मिलती जा रही थी। वो हरीम के साथ अच्छा सलूक कर रहा था और उसके साथ रातें गुजारते हुए वो उसे मज़ीद निखारता चला जा रहा था। उसके जज्बात से खेलकर वो उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था, लेकिन शायद गिराने के लिए ख्वाबों के उस ऊंचे में वो किसी के मुतल्लिक नहीं सोच रही थी। वो ये तक नहीं सोच रही थी कि जिस रोज़ उसे नीचे गिरना पड़ेगा उस रोज़ उसका कितना नुकसान होगा। शाइस्ता बेगम भी हद से ज़्यादा मुतमईन हो चुकी थी। उन्हें ये जानकर खुशी थी कि उनका बेटा वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आया है, अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करता जा रहा है, और ना चाहते हुए भी ना महसूस तरीके से वो हरीम के करीब होता चला जा रहा था। और वो दिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था जब ये खबर मिली कि हरीम प्रेग्नेंट है। ये बच्चा उन दोनों की पहली औलाद था और हरीम के लिए उसकी ज़िंदगी का कुल सरमाया। उसकी माँ ने जी भर कर अपने तमाम किए और सबकी दावत करते हुए एक छोटी सी पार्टी का अरेंज किया। हरीम को यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी मोज़े के साथ ही उसे सारी खुशियाँ मिल चुकी हों, जबकि वो भी बेहद खुश था। उस रात उसने तनाविश को ये खबर दी तो तनाविश की खुशी का कोई ठिकाना ना था। जफ़र की आंखों में धूल झोंकना निहायत आसान था। बस मुझे ये बच्चा चाहिए और इस बच्चे को हासिल करने के बाद मैं जफ़र से तलाक ले लूँगी, फिर तुम, मैं और हमारा बच्चा, हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। तनाविश की आवाज़ से ही मालूम हो रहा था कि वो किस कदर एक्साइटेड है। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट से ही हरीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। आए रोज़ ही वो बेचारी बिस्तर पर पड़ी रहती और हद से ज़्यादा वीकनेस, चेहरे की जर्दी और मुरझाई हुई रंगत। शिराज उसके करीब बैठा उसके हाथों को थाम कर उसे देख रहा था। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और वो अफसरदा सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। अमूमी तौर पर 3-4 माह तो ऐसा होगा और वैसे भी कुछ नहीं होता। मैं इतना तो बर्दाश्त कर लूँगी, आखिर अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशी से नवाजा है। उसने जितनी हसरत से कहा, शिराज का दिल धड़क उठा। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, रेस्ट करो प्लीज़। उसने अपने हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से उठना चाहा, जब हरीम ने उसे थामते हुए अपने करीब बैठा लिया। आप क्या चाहते हैं? अल्लाह हमें किस चीज़ से नवाजे? जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल रेस्ट करो। जाने क्यों बचकाना सवाल कर रही हो? वो कमरे से बाहर निकल गया। घुटन को वो अपने अंदर फैलने नहीं देना चाहता था। वही घुटन उसे बेसकून करने लगी, लेकिन उसने सख्ती से सर झटकते हुए गाड़ी निकाली और सीधा तनाविश के पास चला गया। ये एक ऐसा कोना था जो उसे सुकून मुयस्सर करता था, जिसके साथ रहकर उसे अपनायत का एहसास होता था। और बच्चा हासिल करने के लिए तनाविश उस पर अपनी जितनी मोहब्बतें निसार कर रही थी, वो मोहब्बतें फजूल और बेमानी ना थी। लेकिन उसके बावजूद जब भी वो बार बार तनाविश के पास रहता, उसे अब बार बार हरीम का ख्याल सताने लगता। उसकी तबीयत, उसका मिजाज और उसका खाना पीना, न जाने क्यों वो इतना पोसेसिव होने लगा था। और तनाविश भी ये बात नोट करने लगी, इन 2 महीनों में तुम कुछ ज़्यादा ही उसके करीब जा रहे हो, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ हमारे बच्चे की वजह से। तुम जानते हो कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसने जिस तरह चमकती हुई आंखों से कहा। तनाविश मुस्कुरा दी। शायद वही सब कुछ बच्चे के लिए कर रहा था, और वैसे भी वो अभी उसके साथ बिगाड़ नहीं सकती थी। बच्चा भी तो हासिल करना था उसने सोच लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में शिराज को लेकर आएगी। ये बात सच थी कि उसने हरीम का जिस कदर ख्याल रखा, कोई भी शौहर प्रेगनेंसी के दौरान इतना ख्याल नहीं रखता। इन 3-4 माह के अंदर अंदर ही हरीम को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका था। वो उस शख्स के लिए कितनी अहमियत रखती है, और ख़ास तौर पर ये बच्चा जिसे वो जान से ज़्यादा अजीज़ रखने लगा है। न जाने क्यों उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी भी उस बच्चे से दूर नहीं रह पाएगा। वो एक्साइटेड होने लगी, और ये उसका खून था, उसका अपना बच्चा। लेकिन दूसरी तरफ तनाविश थी जिससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकता था। हरीम का इंतज़ार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। 3-4 माह के अंदर ही उसका वजूद कदरे भरा भरा लगने लगा। वो इतनी दिलकश लगने लगी कि वो अक्सर ही उसे नोट किया करता। वो बे इंतहा खूबसूरती का पैकर, उसकी बीवी हरीम अल मेहदी, जो किसी भी मर्द को अपनी जानिब माइल कर सकती थी। ममता का नूर उसके चेहरे पर फैलने लगा। उस शाम वो फ्लैट पर तनाविश से मिलने आया। मुनव्वर फारूकी अक्सर ही दिल की बीमारी की वजह से बीमार रहा करते और मुकम्मल तौर पर नौकरों के ज़ेरे निगरानी थे। तनाविश के लिए मज़ीद आज़ादी बन चुकी थी। उस वक्त वो फ्लैट में थी और जब उससे ज़फ़र की कॉल मौसूल हुई। मैं ज़फ़र से बात कर लूँ, सिर्फ चंद मिनट प्लीज़, तो मेरा वेट करना। वो बिस्तर पर बैठा था जब वो लैपटॉप उठाते हुए सोफे पर आकर बैठ गई।
اس نے خوبصورت مسکراہٹ سے ظفر کا استقبال کیا اور وہ اسے نوٹ کرتا رہا۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ظفر سے بات کر رہی تھی اور وہ سارے سوال بچے سے متعلق ہی پوچھ رہا تھا۔ اور طبیعت خراب رہتی ہے، بس تمہاری اولاد نے مجھے اچھا خاصا ذلیل کر دیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری جانب مظفر کا کہا اسے سنائی دیا۔ جس روز یہ سردار اس دنیا میں تشریف لائیں گے اسی وقت ہم ان سے سارے حساب برابر کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کو اتنا زیادہ تنگ کیوں کیا۔ ظفر نے بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دیا، اور وہ نہ جانے کیوں عجیب سا محسوس کرنے لگا، اور یہ بات شدت سے اس کے دل میں ابھری کہ اس کا بچہ ظفر کا نہیں، وہ اس کا باپ ہے، اور اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اس کے بارے میں ایسی بات کرے۔ وہ بیڈ سے اتر کر باہر چلا گیا۔ تناوش اس کی پشت کو دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اندر کی گھٹن اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور وہ سیدھا گھر چلا گیا۔ اگلے دن حریم کے چیک اپ کے لیے اسے جانا تھا۔ وہ خصوصی طور پر ڈاکٹر سے ساری ہدایات لے رہا تھا۔ بچہ بالکل صحت مند ہے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو اسے خبر سنائی وہ کتنی ہی دیر مسکراہٹ دبائے بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک بچی کا باپ بننے والا تھا، یعنی اللہ اسے اس گھر میں رحمت سے نوازنے والا تھا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے احساسات ہی بدل چکے تھے، اور حریم نے گھر آتے ہی سب سے پہلی نوافل ادا کیے۔ اب تو ہمیں جینڈر معلوم ہو چکا ہے، چلے اپنے بیبی کے لیے شاپنگ کر آتے ہیں، حریم نے بڑے لاڈ سے کہا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اور ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو، اس نے پکڑتے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اگر کبھی تمہیں اس بچے سے دور رہنا پڑے تو؟ نہ جانے اس نے کیوں پوچھا، اور حریم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری جان ہے، یہ آپ کی نشانی ہے اور ہمارا پہلا بچہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو، کیسے یہ خوبصورتی سے بابا بابا کرتے ہوئے جب آپ کے پیچھے بھاگے گی تو کیسے احساسات ہوں گے؟ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور شراز کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کا باپ تھا اور وہ اس کی بچی تھی۔ وہ اپنی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اور اس روز اس بات نے شدت سے اس کے دل میں سر اٹھایا۔ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے خود غرض ہو چکا تھا۔ اگر اولاد کی محبت خود غرضی تھی تو خود غرضی کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ تناوش کے ساتھ وہ رابطہ کم سے کم کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ تناوش اس کے سر پر چڑھتے ہوئے اسے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بارے میں نہ سوچے، جبکہ دوسری طرف وہ حریم کے نرم رویے، خوبصورت انداز اور شفقت کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا۔ اس لڑکی کے قریب ہونے سے گزرتا یہ بچہ شاید ان دونوں کے درمیان محبت کا ذریعہ تھا۔ اب ماں باپ کے درجے پر فائز ہو کر وہ خود کو اور بھی زیادہ خوش نصیب تصور کر رہے تھے۔ یہ 9ویں مہینے کا اختتام تھا اور تناوش کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ بار بار اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی اور وہ اسے مسلسل نظر انداز کیے رکھتا۔ 10 دنوں کے بعد ڈاکٹرز کی دی گئی ڈیٹ کے مطابق ان کی بچی اس دنیا میں آنے والی تھی، اور تناوش نے بھرپور تیاری کر لی، لیکن وہ ابھی بھی دوہری ذہنیت کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بچے سے دستبردار ہو پائے گا یا نہیں۔ اس روز وہ چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں آئی، شراز کو چائے پکڑاتے ہوئے اس کی کمر میں درد کی ایک شدید ٹیس نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ جب شراز نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دیا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا دل دھڑک اٹھا، لیکن حریم فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ درد کی شدید لہروں نے اسے بے بس کر دیا تھا اور وہ اس کے بازوؤں میں ہی بکھرنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس نے بمشکل کہا، اور وہ حریم کو اٹھا کر گاڑی میں لے گیا۔ اس روز شائستہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطروں کو دیکھا۔ ماما پلیز ساتھ چلیں، میں اس وقت حریم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسے آپ کی ضرورت ہے، اس نے شائستہ بیگم کو کہا اور حریم کو سہارا دے کر باہر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سیدھا ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لیبر پین ہے اور کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد انشاءاللہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حریم کی چیخیں عروج پر تھی۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر بار بار باہر آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ معاملات کچھ پیچیدہ ہیں، انشاءاللہ دعا کریں۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس روز جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے دعا مانگی۔ اس نے حق سے کہا کہ خدا اس کی اولاد اسے نواز دے۔ اس کی نیت چاہے جو بھی تھی، لیکن آج وہ اپنی اولاد کے لیے مخلص تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی اولاد کی جھلک تک نہیں دیکھنا دینا چاہتا تھا، چاہے پھر کوئی اس کی زندگی میں رہے یا نہ رہے۔ جبکہ دوسری جانب حریم ایک ایسی خوبصورت لڑکی جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے اس کی نسل کو اس دنیا میں لا رہی تھی، جو اس کے نام کو بڑھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حریم کے حصے کے سارے درد چن کر اپنے جسم میں ڈال دے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹرز نے یہ خبر باہر آ کر سنائی کہ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا ہے، اور وہ وہیں راہداری میں ہی شکرانے کے سجدے میں چھک گیا۔ اس نے سجدہ دیتے ہوئے شکر ادا کیا کہ خدا نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کی ندامت کو دیکھ لیا گیا اور اسے خالی نہیں لوٹایا گیا۔ جس وقت وہ گلابی کلر کی نرم و نازک سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے متاع حیات سونپ دی گئی ہو۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی بند آنکھوں پر پھونک ماری، اپنے کپ کپاتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر جمائے۔ اس نے اقرار کیا کہ یہ چھوٹا سا وجود اس کے لیے ساری دنیا کی حیثیت رکھتا ہے۔
वो मर तो सकता है लेकिन उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। तनाविश की कॉल्स पर कॉल्स उसे रिसीव हो रही थी लेकिन उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। कुछ ही देर के बाद हरीम को डिस्चार्ज कर दिया गया। कमरे में लाने के साथ ही वो अपनी बेटी उठाकर उसके पास लेकर आ गया। प्यारी है? हरीम ने नम आंखों से पूछा। उसके गले में आंसू फंसने लगे। बहुत प्यारी। शिराज खुद रो रहा था और पहली बार वो किसी लड़की के लिए नहीं रोया। आज दूसरी बार था जब वो एक ऐसी लड़की के लिए रो रहा था जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि वो सारी जिंदगी उसकी मोहब्बतों का नतीजा मोहब्बत के साथ ही लौटाएगी। उसे शिद्दत से एहसास खे रहा था कि बाप बनना किसे कहते हैं। वो बाप बन चुका था और हरीम को डिस्चार्ज करने के बाद घर में लाया गया। उनका इस्तकबाल बड़े पुरतबाक तरीके से हुआ। उसने अपनी बच्ची के लिए कमरा डेकोरेट करवाने के साथ साथ हर एक चीज़ मुहैया की जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक थी। वो किसी भी चीज़ की कमी पेशी नहीं रखना चाहता था और हरीम उसे पागलों की तरह इंतजामात करते हुए देखकर बस मुस्कुरा कर रह गई। आप दुनिया के पहले बाप हैं जो इस नन्ही सी परी को दुनिया में देखकर ही अपना आप भूल चुके हैं। शिराज, ये अब हमारे पास ही रहने वाली है। आपका जितना दिल चाहे इसके साथ खेलें। और उसने नरमी से उठाते हुए उससे सीने से लगा लिया। ये हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। उस रोज़ उसने तनाविश की कॉल अटेंड की और वो भड़क उठी। तुमने मुझसे राब्ता क्यों ख़त्म कर दिया? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? आखिर तुम क्या सोच रहे हो शिराज? हमारे दरमियान डील हो चुकी है। हो चुकी है नहीं, डील हो चुकी थी। मैं माजी और हाल से निकल आया हूँ। मुझे सिर्फ मुस्तकबिल की फिक्र है, माजी की नहीं। वो मेरी बच्ची है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा और मेरी बीवी हरीम अंसारी का, उसके अलावा किसी का भी नहीं। तुम पागल हो चुके हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तनाविश के गुस्से की कोई हद ना थी। मैं आकर तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वो धमकियां देने पर उतर आई। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, लेकिन मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा बच्चा है और इससे मेरी बीवी ने तकलीफ उठाने के बाद पैदा किया है। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसे यकीन था कि अगर तनाविश उसकी ज़िंदगी में जहर खोलते हुए यह हकीकत हरीम के सामने उगल भी देगी तो वह हरीम को कभी बदगुमान नहीं कर पाएगी। हरीम खुद से मुंसलिक मोहब्बत के बारे में वहम का शिकार हो सकती है, लेकिन वो कभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी कि वो अपनी बेटी की मोहब्बत में भी शराकत दारी का कायल है। और हकीकत में ऐसा ही था। और औलाद बड़ों बड़ों को सुधार देती है। और हरीम ने उसकी जितनी मोहब्बतों और इनायतों को देखा था, ये औलाद उसके लिए किसी मोजिज़ से कम ना थी जिस पर वो खुदा की शुक्रगुजार थी।